चैप्टर 2353 नॉन एग्जिस्टेंट मैटर। ज़ांग यी की प्रतिक्रिया बेहद सामान्य थी। ओह, ये तो काफी जबरदस्त है। उसे विज्ञान की समझ नहीं थी, तो उससे बात करने का क्या फायदा? नई मटेरियल? चांद पर तो वैसे भी अनगिनत चीजें मिल जाती हैं। इसमें बड़ा क्या है? लेकिन अगले ही पल यांग शिनशिन की आवाज उसके कान में गूंजी। क्या वो नई सब्सटेंसेस की बात कर रहा है? एलिमेंटल सब्सटेंसेस? ये कहते ही यांग शिनशिन परछाइयों से बाहर प्रकट हो गई। प्रोफेसर दा विंची ने सबको अनदेखा कर दिया। उसकी नजर में इस विषय पर बातचीत करने के लिए सिर्फ यांग शिनशिन योग्य थी। दोनों आपस में बातें करने लगे। पीरियोडिक टेबल, इतिहास के बड़े डिस्कवरीज और केमिस्ट्री की रेवोल्यूशनरी थियोरीज पर चर्चा करते हुए ज़ांग यी की आंखें झपकने लगी। आखिर में यांग शिनशिन ने प्रोफेसर दा विंची को पकड़कर ज़ांग यी की शैडो में खींच लिया ताकि वहां बैठकर रिसर्च जारी रख सके। ज़ांग यी ने इस चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वो तो बस स्पार्क ढूंढकर जल्दी से वापस रिपोर्ट करना चाहता था। थोड़ी सी लड़ाई के बाद सबने आसपास ध्यान लगाया। जब और कोई खतरा नहीं दिखा तो सबकी सतर्कता थोड़ी ढीली पड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। वो अजीब पेड़ जैसे क्रीचर्स तो बस एक छोटा सा इंसिडेंट था। ये करप्टेड ल्यूनेरियन का रूप थे। ज़ांग यी ने प्रवेश स्थान पर उनका मेन ट्रंक काट दिया था, इसलिए आगे की यात्रा शांत होती गई। लेकिन ज़ांग यी को नहीं पता था कि अनगिनत वर्षों तक मून के अनेक लोग यहां आए। ये विशाल पेड़ उन्हें निगलकर उनका हिस्सा बना चुका था। टीम फॉर्मेशन में आगे बढ़ती रही। बर्निंग बोन्स से जुड़ी कोई भी निशानी ढूंढने में हर कदम सतर्क। कुछ दूर जाने के बाद एक शैडो वॉरियर अचानक रुक गया और भारी आवाज में बोला, रिपोर्ट, एक असामान्यता पाई गई। सब तुरंत उसके पास आए, क्योंकि थोड़ी दूर खड़े होते ही काली धुंध उनकी नजर छिपा देती। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा एक इंसान जैसा आकृति एक अजीब चट्टान के पास पड़ी थी। धुंध की वजह से स्पष्ट नहीं दिख रहा था। दाओ लान ने शैडो वॉरियर और उसके साथी को आंख से इशारा किया। दोनों तुरंत अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़े। जैसे ही वे काली धुंध पार करके चट्टान तक पहुंचे, ज़ांग यी और बाकी सभी ने एक तेज ऊर्जा तरंग महसूस की। परछाइयों के भीतर कुछ फटा और उस जबरदस्त एनर्जी सर्ज ने दोनों शैडो वॉरियर्स को तुरंत राख में बदल दिया। ज़ांग यी वही खड़ा रहा। मीरियड फिनोमेना ने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। उसे जरा सा भी असर नहीं हुआ। दाओ लान की पुतलियां सिकुड़ गई। गुस्से की चमक उभरी। उस गंदे गद्दार को पता था कि हम आएंगे। उसने यहां जाल बिछाया। गद्दार यानी बर्निंग बोन, जिसने मीटियोर का अपहरण किया था। ज़ांग यी की आंखों में हल्का संदेह चमका। बर्निंग बोन्स, रेडियंट मून एम्पायर की फ्लेम चुरा सका? ये व्यक्ति साधारण नहीं, और ये ट्रैप लगाना साबित करता है वो अभी जीवित है। ये अच्छी बात है। ये स्तर का ट्रैप हमें नुकसान देने के लिए काफी नहीं, सलादिन ने शांत भाव से कहा। लेकिन उसकी शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि अभी अभी हुआ विस्फोट तो सिर्फ चाबी था। उस ह्यूमैनॉइड कॉर्प्स के पीछे छोटा सा पहाड़ दरक गया। बूम! दूर दूर तक जमीन थरथराने लगी। एक टेम्पलर नाइट आगे बढ़ा। उसने तेज स्टॉर्म फूंककर सामने की काली धुंध उड़ा दी। और फिर नजारा साफ हुआ। सबके चेहरे बदल गए, क्योंकि अंतहीन काली धुंध में दूर धुंधली जगहों पर आसमानी ऊंची काली पर्वत चोटियां खड़ी थी। और वहां से रोलिंग, गिरते हुए भयावह भूरी सफेद कंकालों के विशाल ढेर नीचे लुढ़क रहे थे। बोन बर्ना, वो कमीना! दाओ लान चीख उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्निंग बोन्स उन्हें इतना डरावना बोझ दे जाएगा। असंख्य स्केल्टन्स पर्वतों के बराबर ऊंचाई से नीचे गिर रहे थे। अनगिनत चांदवासियों की लाशें, जो अरबों वर्षों में डार्क सन फॉरेस्ट में खो गई थी या निर्वासित की गई थी। कोई नहीं जानता था कि इन कंकालों में क्या अजीब था।
सबकी पहली प्रतिक्रिया, पीछे हटो। हन योंग के नेतृत्व में कई ल्यूनेरियन वॉरियर्स बहादुरी से आगे कूदे और अपनी वेपन से एनर्जी बीम्स छोड़कर कई विशाल खोपड़ियों पर वार किए। वो खोपड़ियां मानव जैसी नहीं दिखती थी, इतनी विकृत, चेहरा पहचानना मुश्किल। बूम, कई खोपड़ियां फट गई और उनमें से काली धुआंसी धुंध निकली। उस धुंध ने जैसे ही वॉरियर्स की आर्मोर को छुआ, कॉम्बैट सूट्स तुरंत सड़कर राख बन गई। फिर जैसे ही शरीर से धुंध का संपर्क हुआ, उनकी त्वचा काली पड़ने लगी। उन्होंने अपनी सुपरनैचुरल एनर्जी शरीर में डाली, इस डार्क पावर को रोकने की कोशिश की। अजीब बात, कोई दर्द नहीं, उल्टा शरीर हल्का, मानो उत्तम आनंद महसूस हो रहा हो। वे स्तब्ध खड़े रहे, कोई नहीं समझ पाया कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने बाकी समूह की ओर मुड़कर देखा। आंखें लाल, पागलपन भरी चमक से जल रही थी। ओहो, असल में मेंटल पोल्यूशन इतना मजेदार होता है। हाँ हाँ हाँ, तुम सभी शामिल हो जाओ। वो ल्यूनेरियन वॉरियर अब पूरी तरह काला, मुस्कुराते हुए पागलपन में झूमता, सीधे समूह की ओर झपटा। दाओ लान ने तलवार घुमाई और आग की लपटों ने उन्हें तुरंत राख बना दिया। लेकिन असंख्य सफेद कंकाल अब और करीब आ चुके थे। इन खोपड़ियों को मत छुओ, इनमें कॉन्टैमिनेशन वाला सब्सटेंस है, यहां से दूर हटो। 4 म्यूटेटेड ल्यूनेरियन का एग्जाम्पल देखकर हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं बची। सब तेजी से पीछे हटने लगे। इसी बीच परछाइयों में प्रोफेसर दा विंची और यांग शिनशिन उस खास पदार्थ का अध्ययन करने लगे। यांग शिनशिन ने लू केरन को बुलाया। कॉम्बस्टिबल मटीरियल्स तुम्हारा क्षेत्र है, आकर देखो ये क्या है। मटीरियल लेवल पर लू केरन एक्सपर्ट थी और यांग शिनशिन समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लू केरन आगे बढ़ी और कटे हुए काले विचित्र पेड़ के टुकड़े पर हाथ रखा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नथिंगनेस, उसकी शक्ति के सामने सभी मटीरियल एलिमेंट्स रिवील हो जाते हैं और परफेक्टली रिप्लिकेट भी हो सकते हैं। लेकिन इस बार उसके अंदर की संरचना महसूस करते ही वो हैरानी में चुप रह गई। ये चीज इस दुनिया की बिल्कुल नहीं है। चैप्टर 2354 नॉन एग्जिस्टेंट मैटर। जैसे ही लू केरन ने यह बात कही, प्रोफेसर डा विंसी और यांग जिंगसिन दोनों के चेहरों पर हैरानी और कंफ्यूजन साफ नजर आए। कॉम्बस्टिबल, तुम्हारा मतलब क्या है? यांग जिंगसिन ने घूरकर पूछा। ऐसा पदार्थ जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं? क्या यह सच में तुम्हें दिखाई दे रहा है? इस दुनिया की हर चीज पीरियोडिक टेबल के रूल्स फॉलो करती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। भले ही नए आर्टिफिशियल पदार्थ बनाए जाए, वो भी इन्हीं रूल्स से बाहर नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए, लू केरन माइक्रोस्ट्रक्चर बदलकर हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स को भी गोल्ड में बदल सकती है। लू केरन ने गहरी सांस ली और उस काले ट्री ब्रांच को देखते हुए बोली, मैं मैटर की स्ट्रक्चर बदल सकती हूं, पर सिर्फ स्ट्रक्चर। वो क्वार्क्स और बेसिक पार्टिकल्स से बने हों, तभी मैं उन्हें डिसअसेंबल और रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकती हूं। मैं उनकी असलियत नहीं बदल सकती, साधारण मिट्टी से अलग अलग शेप बनाने जैसा। लेकिन ये चीज, उसने सामने रखी काली ट्री ब्रांच की तरफ इशारा किया, इसमें इस दुनिया के बेसिक पार्टिकल्स है ही नहीं, तो मैं इसे डिसेक्ट या रीबिल्ड कैसे करूं? प्रोफेसर डा विंसी और यांग जिंगसिन दोनों दंग रह गए। इतने काम और इंटेलिजेंट लोग भी कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि इतनी अजीब चीज चांद पर मिलेगी। ऐसा मैटर जो इस दुनिया के मटेरियल रूल्स में हो ही नहीं। ये आखिर दिखता कैसा है? प्रोफेसर डा विंसी ने जल्दी से पूछा। धुंध जैसा, धुंधली परत। इसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है। लू केरन बोली। असंभव। प्रोफेसर डा विंसी तुरंत बोला, धुंध में भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या ये किसी सिंगल इकाई जैसा है? लू केरन ने सर हिलाया। मैं इसे तुम्हें ठीक से समझा नहीं सकती। ये एक खालीपन जैसा है, वॉइड, या एनर्जी की कोई रोशनी और शैडो जैसा रूप। मैं इसे महसूस कर सकती हूं, देख सकती हूं,
पर इसे तोड़ नहीं सकती। मानव वैज्ञानिक अभी माइक्रोस्कोपिक दुनिया को समझने में बहुत पीछे हैं। कॉमन सेंस यहां बेकार है। तीनों डा विंसी, यांग जिंगसन और लू केरन कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन एक्साइटमेंट उनकी आंखों में चमक रही थी। ये जरूर समाल का असर होगा। शायद हम इस दुनिया की डेफिनेशन ही बदल सकें, प्रोफेसर डा विंसी बोला। यांग जिंगसन ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, क्या सच में ऐसा पदार्थ हो सकता है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बना ही न हो? भले ही यांग जिंगसन को शक था कि झंग यी मदद करेगा, फिर भी उसने ये बात उसे बताई। उस समय झंग यी स्केल्टन्स की लहर से पीछा छुड़ा रहा था। वो हवा में लटका था और ऑल थिंग्स ऑरा ने उसे पूरी तरह सेफ रखा था। वाइन टाइप सुपर ह्यूमन लगातार तूफानी हवा से स्केल्टन्स को पीछे धकेल रहे थे। यांग जिंगसन की बात सुनकर झंग यी ने पूछा, ऐसा पदार्थ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं? अचानक उसके दिमाग में तियन्यू पैलेस में इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर ने कही बात गूंज उठी। मटीरियल वर्ल्ड असल में वॉइड है। कोई ग्रह नहीं, कोई जीव नहीं। जो सब दिखता है वो कोड जैसा है, देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। झंग यी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मटीरियल वर्ल्ड की एनर्जी मैनिफेस्टेशन हो? ये सुनते ही यांग जिंगसन की आंखें फैल गई, जैसे किसी ने ताला खोल दिया हो। एनर्जी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। ब्रह्मांड असल में कुछ नहीं है। क्रिएटर काग्गो ने अपनी एनर्जी से सब बनाया। जो भी मैटर दिखता है वो एनर्जी फील्ड इंटरैक्शंस का रूप है। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा, काग्गो के आने से पहले ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, और उसकी एनर्जी भी, वॉइड भी एक एग्जिस्टेंस है। यांग जिंगसन ने झंग यी का थ्योरी दोहराकर डा विंसी और लू केरन को बताया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना समय गवाए रिसर्च जारी रखने का फैसला किया। शायद समाल, ड्रूकर इस यूनिवर्स के असली रहस्य को समझने में बहुत आगे निकल चुका है। उधर स्केल्टन्स की सुनामी लगातार आगे बढ़ रही थी। जिंदा जीवों की तरह झंग यी और बाकी लोगों के पीछे। उनके करीब आते ही कई स्केल्टन्स की दरारों से मोटा काला धुआं निकलने लगा। ये काला धुआं भयानक था, और सबसे डरावनी बात, ये बाकी एनर्जीज के हमले का असर भी कम कर रहा था। स्टॉर्म टाइप अटैक्स भी इस धुएं को छूते ही संक्रमित होने लगे। झंग यी की आंखें सिकुड़ी। ये फैमिलियर एहसास, एंटीमैटर, मटीरियल वर्ल्ड की किसी भी चीज को छूते ही नष्ट कर दे। ओदिन ने पूरी ताकत लगाकर एटर्नल स्पीयर फेंका। भयंकर विस्फोट हुआ। काला धुआं आसमान भर में फैल गया। ये सुपरनैचुरल अटैक्स काम नहीं कर रहे। ओदिन का चेहरा बिगड़ गया। गुचेंग और दाओ लैन भी डर गए। अगर डार्क सन फॉरेस्ट इतना आसान होता। मून पीपल इसे फोरबिडन जोन नहीं कहते। वो इस स्ट्रेंज एनर्जी के सामने लाचार थे और बस भागते रहे। लेकिन झंग यी सोच रहा था। उसने दाहिना हाथ उठाया। पीछे एक विशाल ब्लैक होल खुल पड़ा, इतना गहरा अंधेरा कि डार्क सन फॉरेस्ट का स्मोक भी फीका लगे। डार्क रियल्म ड्रिफ्टिंग विद द करंट। वॉइड से काला, गाढ़ा, बहता हुआ पदार्थ निकला। काले जेली जैसे रिवर की तरह फैलते हुए आगे बढ़ा। ब्लैक स्मोक इससे टकराते ही पूरी तरह निगल लिया गया। सबके चेहरों पर शॉक था। केओस की पावर इन पर काम कैसे कर रही है? झंग यी को शी युआन के शब्द याद आए। समाल, रौत का पाप, एंटीमैटर का रूप है, पूरे यूनिवर्स के विपरीत। नहीं, यूनिवर्स के विपरीत कहा होता है। ये शायद यूनिवर्स की ओरिजिन मैटर है, क्योंकि नेकेड आईज से दिखने वाली दुनिया काग्गों की बनाई हुई है। इसलिए मून लोग चाहे जितने स्ट्रांग हो, ये पावर उन्हें निगल देती है, जैसे स्याही की एक बूंद साफ पानी को काला कर दे। झंग यी मुस्कुराया। उसने सही जगह चुनी थी। चैप्टर 2355 नॉन एग्जिस्टेंट मैटर। भागने की जरूरत नहीं। झंग यी ने भीड़ को देखते हुए शांत आवाज में कहा, मुझे पता है इन झंझट वाले काले धुएं से कैसे निपटना है।
उसने डार्क रियल्म फ्लो क्षमता का इस्तेमाल करके वॉइड से बड़ी मात्रा में एंटीमैटर खींच लिया। इन स्कल्स से निकलने वाला काला धुआं उसकी डार्क मैटर एनर्जी के आगे बहुत फीका था। ये निगलने से ज्यादा फ्यूजन जैसा था। जैसे जैसे काला धुआं एब्जॉर्ब होता गया, झंगी की ताकत और बढ़ती चली गई। बूम! एक विशाल काली नदी, जैसे कोई दानव ड्रैगन, 10 किलोमीटर से भी लंबी फैल गई और सबके चारों तरफ घूमकर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। जो भी स्मोक डार्क रियल्म रिवर को छू रहा था, झंग यी ने 1 सेकंड में निगल लिया। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी और उसके दिल में छिपा शक अब सच बनने लगा। यूनिवर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भी ताकत बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ मारना और निगलना ही रास्ता नहीं। अब समझ आया क्यों लेजेंड्स कहते हैं कि ड्रकर लोग सब कुछ खाते थे। धरती, नदी, पर्वत तक। कम से कम समाल उसी राह पर था। ह्यूमन अलायंस पर टली हुई ये भयानक मुसीबत देखकर सब राहत की सांस लेने लगे। झंग यी के तरीके पर सब हैरान थे, पर साथ ही मन में अनेक सवाल भी पैदा हो चुके थे। किंग आर्थर जैसा शक्तिशाली ब्लैक आर्च बिशप भी ये इफेक्ट पैदा नहीं कर सकता था। केओस, तुमने आखिर किया क्या है? किंग आर्थर ने जिज्ञासा से पूछा। झंग यी की एनर्जी एट्रीब्यूट में इतनी गहरी बढ़त आई कि उसका सुपर पावर इंडेक्स झटके में 1000 पॉइंट बढ़ गया। इस स्तर पर उसे इतनी बढ़त पाने के लिए किसी वाइट बिशप लेवल इनह्यूमन को मारना पड़ता। उसने डार्क सन फॉरेस्ट को उत्सुकता से देखा, मानो कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। सोते हुए समाल की लीक्ड स्पिरिचुअल पावर ने ही उसे इतना बड़ा बूस्ट दे दिया। ओह, कुछ खास नहीं, झंग यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बस मेरी एबिलिटीज इस जगह पर थोड़ी बेधड़क चलती है। गुचेंग, दाओलैन और बाकी मून वॉरियर्स के चेहरों पर उत्साह का विस्फोट हो गया। ये तो कमाल है, हमारा यहां आना सही फैसला था। पहले ये दोनों तो यहां मौत तय मानकर आए थे। झंग यी से भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बस मजबूरी में कोशिश की थी। लेकिन अब आंखों में नई उम्मीद। अगर डार्क सन फॉरेस्ट सिर्फ समाल की स्पिरिचुअल पावर से भरा है, तो ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि एक ट्रेजर ट्रोव है। झंग यी और अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर दीवार जैसे ऊंचे पर्वत पर पड़ी। धुएं के हटते ही एक व्यक्ति साफ दिखाई देने लगा। पहाड़ की चोटी पर कोई चट्टान सा बैठा था। पहले उसे पहाड़ का हिस्सा लगा था, पर वो देख रहा था सब इंट्रूडर्स को। पूरा शरीर काले रंग में, चेहरा भी धुंध जैसा, मानो स्याही की पेंटिंग। चेहरा धुंधला, सिर्फ सिर किसी पक्षी जैसा। वो क्या चीज है? झंग यी की आवाज भारी हो गई। सबने उसी दिशा में देखा। एक अजीब आकृति, सीधी, स्थिर, चोटी पर बैठी। किंग आर्थर ने तलवार उठाई। तो अभी तक जो हुआ, वो सब इसी की वजह से? दाओ लैंड का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो है मैड टायरेंट। झंग यी और बाकी दंग रह गए। तुम उस आदमी को जानते हो? दाओ लैंड ने तलवार कसकर पकड़ ली। 500 साल पहले मैं एक शैडो वॉरियर था। हमने 7वें प्रीस्ट लॉर्ड एक्सयूएनयूए एफियाइमिंग पर हमला किया था। असफल होकर डार्क सन फॉरेस्ट में भागा था। मैंने नहीं सोचा था कि वो आज भी जिंदा होगा। मून पीपल की उम्र बहुत लंबी होती है, कुछ हजार से भी आगे। ब्लैक मून प्रीस्ट पर हमला करने की हिम्मत उसकी ताकत का अंदाजा देती है। सबने धीरे धीरे पहाड़ की ओर देखा। वो मैड टायरेंट धीरे धीरे आंखें खोलता है। उन आंखों में कोई पुतली नहीं, बस केओस की सफेद खाई। उसकी नजर झंग यी पर अटक जाती है। थोड़ा आश्चर्य, वो खड़ा हो जाता है। ये शक्ल सूरत पृथ्वी से। उसकी भारी आवाज दूर तक गूंजती है। जो भी यहां पहुंचता है, महान एवोल्यूशन से जुड़ जाओ। उसने दाहिना हाथ नीचा किया। जमीन फटी और स्याही जैसे काले रंग से बनी विशाल तलवार बाहर निकली। उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सामने की भीड़ पर वार कर दिया। दाओ लैंड चिल्लाई, सावधान,
500 साल हो गए सही, लेकिन ये आदमी बेहद ताकतवर है। जैसे ही वार गिरा, शैडो एम्बर, तलवार की धार से स्याही जैसा काला द्रव फूट पड़ा। आसमान ढकते हुए बारिश की तरह बरसा। कई ल्यूनेरियन वॉरियर्स ने रक्षा की कोशिश की, पर उनके सुपरनैचुरल शील्ड्स बेहद आसानी से छिद गए। स्याही उन पर गिरी, जिस जगह लगी, शरीर दोआयामी बनकर कागज की तरह सपाट हुआ। स्पेस एबिलिटीज, डायमेंशंस कॉम्प्रेस करने वाला झंग यी ने एक नजर में पहचान लिया। ऐसी स्पेस टाइप शक्ति बहुत खतरनाक होती है। वो खुद भी डायमेंशन कॉम्प्रेस करने में संघर्ष करता है। किंग आर्थर ने तलवार घुमाई। बाकी वॉरियर्स हमले रोकने की कोशिश में लग गए। झंग यी शांत रहा। उसने आगे एक डायमेंशनल गेट खोली। काली स्याही जब गेट से टकराई, जैसे तालाब में बूंद गिरे, लहरें उठीं। डायमेंशनल गेट इन्फेक्ट होने लगी। अन्य डायमेंशंस के लिए सबसे बड़ा खतरा, दूसरे हाई लेवल स्पेस एंटिटीज। पहाड़ के ऊपर मैड टायरेंट सबको देख रहा था। कई वॉरियर्स कागज बन चुके थे, फिर भी उसका चेहरा भावहीन। लेकिन जैसे ही उसकी नजर झंग यी से टकराई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मेरी शक्ति तुम्हारी ताकत को भ्रष्ट नहीं कर पाई। झंग यी हल्का सा मुस्कुराया। डायमेंशनल गेट खुद दोआयामी क्षमता है। तुम उसे एकायामी तक घटा नहीं सकते जब तक तुम भगवान नहीं हो। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।